अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स, अब अल्काइल हेलाइड्स को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन, सब पॉसिबल है हर्ष। ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन, अल्काइल हेलाइड्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। नंबर टू, they are supposed to form by replacing one hydrogen atom from alkanes by a halogen atom। तो अल्केन से हेलोजन एटम क्या होगा, रिमूव होगा, और उसकी जगह पे कौन आएगा, हेलोजन एटम आएगा। तो इसी तरह से अल्काइल ग्रुप में क्योंकि हेलोजन आ गया तो हम लिखेंगे अल्काइल हेलाइड। हम क्या लिखेंगे, अल्काइल हेलाइड लिखेंगे। चलिए देखते हैं भाई अल्काइल हेलाइड क्या होता है। तो डेफिनेशन की जहाँ तक बात है वो ये है, ये आर हेलोजन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो भाई अल्केन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्केन को जनरली हम लिखते हैं आर एच। तो क्या करें अभी कि इसमें प्लस जो है एक हाइड्रोजन कर लें, माइनस क्या कर लें, हाइड्रोजन। हमें जो नई चीज मिलेगी वो आर एक्स, क्या मिलेगा, आर एक्स। को हम क्या कहेंगे, अल्काइल, क्या कहेंगे, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो हम अल्काइल हेलाइड कहेंगे। और यहाँ पे एक्स क्या होगा, आर तो आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है, आर इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप कौन हो सकता है, इट कुड बी मिथाइल, कुड बी प्रोपाइल, कुड बी टर्शरी ब्यूटाइल, कुड बी नियोपेंटाइल, कोई भी हो सकता है। तो इस अल्काइल हेलाइड के जनरल फार्मूला आर एक्स में आपका आर जो है कोई भी हो सकता है भाई, कौन हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक्स क्या होगा, एक्स इज एनी हेलोजन एटम, हेलोजन एटम कोई भी हो सकता है, सच एज फ्लोरीन, सच एज क्लोरीन, सच एज ब्रोमीन एंड सच एज आयोडीन। हेलोजन भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अल्काइल हेलाइड होते हैं ये पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं भाई, पोलर इस वजह से होते हैं कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगती है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनका बांड जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, इनका बांड क्या होता है, पोलर बांड होता है। ठीक है, और ये पोलर कंपाउंड होते हैं। और अच्छा, उसके बाद कैसे बनते हैं कि एक अल्केन से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हेलाइड। अब दूसरी बात क्या है कि इन अल्काइल हेलाइड्स में क्या होगा, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। क्योंकि अल्काइल ग्रुप किससे मिलता है, अल्केन से। अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp3। तो वहां से एक एटम रिप्लेस हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, तो चारों ही सिग्मा बांड बरकरार रहेंगे। 4 सिग्मा बांड का मतलब है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो आपका कोई भी कंपाउंड है इसके साथ हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो इसमें 3 बांड ऑलरेडी थे भाई, हाइड्रोजन था, कोई और कार्बन था, कोई भी कार्बन की लेंथ थी। तो देखें 4 सिग्मा बांड है, तो ये कार्बन क्या होगा जिसके साथ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात ये कि मोनो हेलो अल्केन, आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। और मोनो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं कि ऐसे अल्काइल हेलाइड जिसमें एक ही हेलोजन एटम हो, ऐसे अल्काइल हेलाइड जिसमें एक ही हेलोजन एटम हो उनको मोनोहेलो अल्केन कहते हैं। और ये जो मोनोहेलो अल्केन होते हैं इनको जनरली अल्काइल हेलाइड कहा जाता है, जनरली अल्काइल हेलाइड हम इनको कहते हैं। और ये जो मोनोहेलो अल्केन्स हैं
मोनो हेलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासिफाई होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये जो आपके मोनोहेलो अल्केन्स हैं इनमें सिर्फ एक ही एक ही हेलोजन एटम रहता है, ठीक है। ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं मोनो, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या होते हैं? ये हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन। ये ऐसे अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होंगे? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी। तो if halogen atom is bonded to secondary carbon are called secondary, halogen atom is bonded to tertiary carbon are called tertiary alkyl halide। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखें। CH3 CH2 ब्रोमीन, ये कार्बन जो है प्राइमरी है, ये कार्बन क्या है? प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन से क्या लगा हुआ है? हेलोजन। तो हम इसको कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्यों कहेंगे? अच्छा, ये प्राइमरी कार्बन क्यों है? क्योंकि एक दूसरे कार्बन के साथ ये डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक और कार्बन से बॉन्डेड हो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। ऐसा कार्बन जो दो दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तीन दूसरों से हो तो उसको हम टर्शरी कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? प्राइमरी। तो देखें जरा, CH3 CH क्लोरीन, CH2 CH3। व्हाट अबाउट दिस? क्लोरीन किस कार्बन पे लगा हुआ है? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शरी पे? सेकेंडरी पे लगा हुआ है। क्लोरीन किस पे लगा हुआ है बेटा? सेकेंडरी पे। तो हम इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चीज है CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, बताएं क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है? ये टर्शरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्शरी। फॉर एग्जांपल, अब सिंपल सा एग्जांपल ले लें भाई। हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ बॉन्डेड है। मुझे बताएं कि हाइड्रोजन का वैल्यू यही होगा, 2.1 ही होगा, या थोड़ा फर्क आएगा? यानी हाइड्रोजन एक पेयर फॉर एग्जांपल सपोज करें फ्लोरीन के साथ शेयर किया है, एक जो है सोडियम के साथ, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है वो ज्यादा किस पे होगा? यानी चेंज होगी। कहने का सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिटी दोनों एलिमेंट के साथ सेम होगी या 2.1 होगी? सेम होगी या 2.1 होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आयोडीन और कार्बन में जो ज्यादा नंबर ले जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो कौन होगा? आयोडीन होगा या कार्बन होगा? आयोडीन ज्यादा होगा या कार्बन ज्यादा होगा? ये कलर यूएसबी का था, तो ये ज्यादा नंबर ले जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। और क्या चीज है? अब बात करें, जो मोनो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में होते हैं। अब जो डाई हेलो अल्काइल हैलाइड है, डाई हेलो अल्केन्स में भी क्या हो सकते हैं? एक विसिनल और दूसरे क्या होते हैं? जेम, जेम डाइहैलाइड हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड और दूसरे विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होंगे कि अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही सॉरी एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं तो उनको विसिनल कहेंगे, यानी 1 2 2 3 3 4 5 6। और जेम क्या होंगे? एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। CH2 CH2 क्लोरीन, क्लोरीन क्या कहेंगे आप इसको? आप कहेंगे जेम डाइहैलाइड,
या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इथाइलिन जेम डाइहेलाइड, इथाइलिन जेम डाइहेलाइड, ठीक है, इथाइलिन जेम डाइहेलाइड। अच्छा इसका क्या होगा, सॉरी ये तो विसिनल है, विक डाइहेलाइड कहेंगे, विसिनल की शॉर्ट फॉर्म जो है वो विक है, विक डाइहेलाइड। तो जेम में क्या होगा कि भैया ब्रेड को जेम लगाएंगे और खाएंगे और क्या होगा, तो जेम डाइहेलाइड कुछ इस तरह से बनेगा, ये क्या है, नाम क्या दें इसको, इसका क्या नाम दे, 1 1 है, ठीक है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ठीक है, तो क्या होगा, जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड या इथाइलिन जेम डाइहेलाइड कहेंगे। तो अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे रहते हैं तो उनको हम कहेंगे जेम, अगर लगातार कार्बन पे आते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे आते हैं, उनको हम कहेंगे विक। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो जो मोनोहेलो अल्केन्स हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी में और टर्शरी में कन्वर्ट क्लासीफाई होंगे, और जो डाई हेलो अल्केन्स हैं वो फिर जो है दो किस्म के होंगे, या तो विसिनल होंगे या फिर जेम डाइहेलाइड, या विसिनल होंगे या जेम, ठीक है बेटा। उसके बाद और क्या चीज है, दे आर पोलर बट slightly soluble in water, slightly soluble in water because they do not form hydrogen bond with water, they because they do not form hydrogen bond with water, कि इवन दो ये पोलर कंपाउंड हैं पर क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इस वजह से ये क्या होंगे, ये पानी में कम डिजोल्व होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे। हमजा ने इजाफी बात कर दी है कि जो ट्राई हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो फॉर्म्स, और शर्त यह है कि एक ही कार्बन होना चाहिए, आर कॉल्ड हेलो फॉर्म्स सच एज ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म, ये एग्जांपल हैं, आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, CHBr3, CHCl3 और CHI3। तो ये जो आयोडोफार्म टेस्ट होती है उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल फ्लोराइड हो गया और इथाइल क्लोराइड, ये गैस होते हैं, ये गैस होते हैं, ठीक है। बाकी अप टू 18 कार्बन इनके अलावा लिक्विड होते हैं। प्रिपरेशन में जो पहला मेथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, तो ये रिएक्शन हम अल्केन्स की प्रिपरेशन रिएक्टिविटी में कर चुके हैं कि जब भी हम किसी अल्केन को की हेलोजिनेशन करेंगे तो रिएक्शन जो है आपका क्या रहता है, फोटोकेमिकल रहता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता है, और वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है रिएक्शन ट्रेवल करता है। तो आप मीथेन ईथेन किसी की भी हेलोजिनेशन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। और हमने फिर ये भी देखा था कि ओनली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है यूजफुल होता है, आयोडीनेशन जो है बिल्कुल यूजफुल नहीं होता, क्लोरीनेशन भी जो है वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो अल्केन्स अंडरगो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बनते हैं जब हम किसी भी अल्केन को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है भाई। अल्केन हमारे पास अगर मीथेन है तो अगर हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में, तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वो क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। तो हमें अल्केन से
अल्केन से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्काइल हेलाइड। अल्केन से अल्काइल हेलाइड मिलेगा, ठीक है बेटा। अल्केन से अल्काइल हेलाइड मिलेगा, ठीक है। अल्काइल के बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरीन, ये मैंने आपको बताया, और ये सुटेबल होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्काइल आयोडाइड्स डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है, अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, आप जो है कोई भी से हम ये लेते हैं ना, इथेन लेते हैं, आप इथेन की ब्रोमिनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। जैसे ही एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इथेन में ब्रोमीन लग जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन क्या है, एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब आप आयोडीनेशन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो अगर आपने ये क्या कहते हैं अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड बना लिया है, तो अब आप इसको सोडियम आयोडाइड से या सोडियम किसी से भी रिएक्ट कराएं, तो बताएं क्या बन सकता है, कौन बताएगा आपने। तो अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएं तो क्या बन सकता है, कौन बताएगा, जल्दी बताएं। नहीं 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 सिमरन, नहीं नहीं बेटा नहीं। अल्काइल आयोडाइड बनेगा और ब्रोमीन जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आयोडाइड्स डायरेक्टली नहीं बना सकते, मैंने यही लिखा हुआ है कि अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इट्स रिवर्सिबिलिटी एंड पुअर यील्ड। एक तो यील्ड कम मिलती है और दूसरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो उसकी जगह पे दूसरा मेथड क्या होता है कि हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को पहले हम बनाएं क्या, जो इजिली बन सकता है। अब इजिली क्या बन सकता है, इजिली बन सकता है भाई अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड बन सकता है। तो ब्रोमाइड या क्लोराइड को जैसे ही हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। और प्लस यहाँ से जो सोडियम है ये ब्रोमीन के साथ NaBr बना। क्लियर है, क्लियर है। तो पहला मेथड यही कि आप कोई भी अल्केन ले, अल्केन की सनलाइट में हेलोजिनेशन करें, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, बताते जाएं। चाहे चलिए उसके बाद सेकंड मेथड है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो भाई हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है कि अल्कीन देखें, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको विक डाइहाइलाइड मिलेगा, और हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड, एक ही हेलोजन इंसर्ट करना है। तो एक हेलोजन के लिए हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, उससे क्या होगा कि अल्कीन के एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे पे क्या होगा, हेलोजन होगा, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, हमने अल्कीन में पढ़ चुके हैं कि आयोडाइड्स जो हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा होगा क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा होगा फ्लोराइड से। और ये रिएक्टिविटी एड्रेस क्यों है, क्योंकि इसका बांड जो है वो क्या होगा, पीक होगा, इसका पीक बांड होगा और इसका स्ट्रांग बांड होगा। स्ट्रांग बांड होने की वजह से हाइड्रोजन आइन जो हमें मिलेंगे कम मिलेंगे, हाइड्रोजन आइन क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो जितने हाइड्रोजन आइन ज्यादा होंगे रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। चलिए मैं रिएक्शन करते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक अल्कीन होना चाहिए। चलिए हम सिंपल सा अल्कीन इथीन लेते हैं। इथीन अगर उसमें हम HBr ऐड करते हैं, HBr ऐड करते हैं, अब रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ये माइनस होगा, ठीक है। तो मुझे बताएं हमने ये ड्राई यूज करना है गैसियस फॉर्म में सॉल्यूशन में, तो पहले पहले क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन होगा या ब्रोमीन होगा, कौन बताएगा, पहले क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन होगा ब्रोमीन होगा, पहले हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भैया, ये हाइड्रोजन इस पे आ गया तो ये हो गया CH3 और ये CH2, इस पे जो नई चीज लगी है दैट इज ब्रोमीन। तो हमें क्या मिला, एक अल्काइल ब्रोमाइड मिला, यानी इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड बोले तो क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर, क्लियर है।
लिखते जाएं जरा, लिखते जाएं। ओके ओके ठीक है, ओके। चलें भाई, उसके बाद मेथड पे फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से कैसे इसको प्रिपेयर करें भाई। अल्कोहल से आपके पास अल्कोहल होना चाहिए भाई, हमारे पास है C2H5OH, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल को HX से रिएक्ट कराते हो, ठीक है, आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप अल्कोहल को किससे PX3 से करवाते हो, फिर भी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप अल्कोहल को PX5 से करवाएंगे, फिर भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर आप SOCl2 थायनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, फिर भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये सारे रिएक्शन अभी हम करते हैं। तो आप किसी भी अल्कोहल को, ठीक है, किस से रिएक्ट करेंगे, ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, थायनाइल क्लोराइड, P3 या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या क्लोराइड कोई भी यूज करें, तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। चले इस रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे मिलेंगे। ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि जब भी कोई अल्कोहल, ठीक है, इन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो हमें मोनोहेलोअल्केन यानी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या है, रिएक्शंस कैसे हैं और किस तरह से होते हैं। पहला रिएक्शन जो है कि अल्कोहल्स को जब आप, पहला रिएक्शन सिंपल ये है कि जब आप अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो वाटर में एक ऑयली लेयर फॉर्म होगा। तो जो लोअर अल्केन्स हैं अप टू 20 कार्बन एटम्स, यानी ये छोटे छोटे जो अल्कोहल्स हैं, ये इस रिएजेंट के साथ, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट में क्या चीज़ है, ल्यूकास रिएजेंट में, ल्यूकास रिएजेंट में क्या है, HCl और जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, ये जो कपल है। आप किसी भी अल्कोहल को अगर इस ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, तो अगर अल्कोहल की साइज छोटी है, अप टू 20 कार्बन एटम है, ठीक है, तो हमें एक ऑयली लेयर मिलेगा प्रोडक्ट में। तो वो ऑयली लेयर की बनने की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ऑयली लेयर अल्कोहल से बनता है और अल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें, अल्काइल हैलाइड में, और जो ऑयली लेयर होता है वो अल्कोहल का नहीं, वो अल्काइल हैलाइड का बनता है। और उस ऑयली लेयर के बनने की टाइमिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड था, अल्कोहल जो था, वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्शरी। हम देखेंगे कि ऑयली लेयर जो जल्दी बनाता है वो टर्शरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो है एक टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब बनते क्या हैं, अल्काइल हैलाइड। टेस्ट किसके लिए है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो हम अल्कोहल में करेंगे। यहाँ पे सिंपली कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है और आप इसको हाइड्रोजन HCl से रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा, ऑयली लेयर बनेगा। अब ऑयली लेयर किस चीज का बनेगा, ऑयली लेयर बनेगा किसका, अल्काइल हैलाइड का। ऑयली लेयर बनेगा अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो ऑयली लेयर बनेगा कहाँ पे, ऑन बॉइलिंग बनेगा, गर्म करने पे बनेगा, यानी खुद ब खुद नहीं बनेगा, कुछ टाइम लेगा और उसको गर्म करना पड़ेगा। तो अगर गर्म करने के बाद ऑयली लेयर बने तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि ऑयली लेयर बनेगा, यही सेम कंडीशन, सेम 5 to 10 मिनट्स में विदाउट हीटिंग बन जाए। अगर ऑयली लेयर जो है 5 to 10 मिनट्स में बन जाए विदाउट हीटिंग, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास था टर्शरी अल्कोहल के अंदर अगर हम HCl ऐड करते हैं, सेम कंडीशन, तो ऑयली लेयर बनेगा इमीडिएटली, जल्दी अगर बन जाए। जैसे ही हमने रिएजेंट आपस में ऐड किए और ऑयली लेयर जल्दी बन गया, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल था। और ऑयली लेयर किसका बनेगा, टर्शरी अल्कोहल का बनेगा या टर्शरी अल्काइल हैलाइड का बनेगा, किसका बनेगा, ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड का बनेगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का बनेगा, अल्काइल हैलाइड का बनेगा, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, हम क्या करते हैं कि इसको HCl से ऐड कराते हैं, लिख दिया, लिखेंगे इथाइल अल्कोहल CH3H2OH।
अब क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि का हाइड्रोजन इसका OH एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड पैटर्न। अब ये देखें तो इथाइल अल्कोहल हमने लिया है, वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है CH3H2Cl प्लस H2O। आपको ऑयली लेयर इसका मिलेगा, कब मिलेगा मुझे बताएं, इमीडिएटली मिलेगा, 5 to 10 मिनट्स में मिलेगा, या ओनली ऑन बॉइलिंग मिलेगा, कब मिलेगा, कौन बताएगा, कब मिलेगा, ऑन बॉइलिंग मिलेगा, ठीक। ऑयली लेयर बॉइलिंग पे मिलेगा, इसका मतलब कि हमारे पास ये जो अल्कोहल था वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, आ गई। चलिए भाई, आपको बात समझ तो सेव किया मैंने, ठीक। आई थिंक दोबारा कर लेते के बाद भाई दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन क्या है देख लें जरा। Alcohols react with thionyl chloride in the presence of pyridine to produce alkyl halide। चलें इस रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास है इथाइल अल्कोहल CH3H2OH, और हम जो रिएक्ट करा रहे हैं उसको किससे कराएं, इस डबल बॉन्ड को L और C को जरा देखते हैं कैसे। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को प्यारे हो गए, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और ये जो क्लोरीन है ने पूरे OH को रिप्लेस किया। रिएक्शन होगा पायरेडीन सॉल्वेंट के अंदर, पायरेडीन सॉल्वेंट के अंदर होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगी कि यहाँ देखें ये जो इथाइल ग्रुप है पूरा, इसमें OH पूरा रिप्लेस हो गया। रिप्लेस किसने किया, इसने, हमें मिलेगा क्या, इथाइल क्लोराइड प्लस साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, एक बना ये HCl, ठीक है, एक बना HCl भाई, दूसरा क्या बना कि S डबल बॉन्ड हो, और इस ऑक्सीजन के देखें दो बांड ब्रेक हुए हैं, तो दो बांड सल्फर के साथ बनाएगा, हमें मिलेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो और क्या है, अच्छा इस रिएक्शन की खास बात क्या है, यूजफुलनेस क्या है, देखें ये जो है आपको, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है आपकी जो है प्योर स्टेट में इसलिए बनेगी कि सारी जो साइड प्रोडक्ट है वो गैस है, ये भाई उड़नछू हो गई, उड़ गई, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गई, ये हमें अल्काइल हैलाइड जो मिलेगा वो प्योर स्टेट में मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, किसके लिए, के लिए, तो ये बहुत ही जो है सुटेबल मेथड है, किसके लिए, किसी भी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के। चले भाई, कोई प्रॉब्लम, ओके, ओके है, ओके, ओके, ओके। चलिए, अब क्या चीज़ है कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद X3, ये वो। तो दूसरा मेथड ये है कि अगर आप अल्कोहल को PCl3 या PBr3 या PCl5 या PBr5 से रिएक्ट कराते हैं, तो अब क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड बनना है, हम वही बना रहे हैं। तो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल H3H2 एंड OH, और हमारे पास क्या चीज़ है, Cl3 कर लें आप, या PB और 3 कर लें, प्रोडक्ट्स में। अब क्या होने वाला है कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 3 यूज करो, 3 यूज करोगे अल्कोहल, 3 क्लोरीन जो है वो 3 OH को रिप्लेस करें, 3 क्लोरीन 3 OH को, और जो 3 OH हैं क्योंकि यहाँ से आपका OH भी मोनोवेलेंट है, एक वैलेंसी होती है, और आपका क्लोरीन भी मोनोवेलेंट, तो 3 OH को 3 क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो तीनों OH किसके साथ चिपक जाएंगे, फास्फोरस के साथ। तो हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलने वाली है वो मिलने वाली है OPOH3, ये बराबर है किसके, H3PO3 के, यानी ये आपकी प्रोडक्ट जो है क्या हो गई, फास्फोरियस एसिड। तो क्या कहेंगे हम, फास्फोरियस एसिड, ठीक है, फास्फोरियस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है।
तो इसको हम कहेंगे फास्फोरियस एसिड, चुंजु अचेरे चुंजु, फास्फोरियस एसिड कहेंगे, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी भाई, ये 3 क्लोरीन है तो हमें मिलेगा 3 इथाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप PCl5 यूज करते हो तो CH3H2OH, अगर आप PCl5 यूज करते हो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को चिपक गया, HCl बन गया, ठीक है। एक क्लोरीन ने OH को रिप्लेस किया, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, इथाइल क्लोराइड बन गया, CH3 CH2 एंड Cl। के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ से 2 क्लोरीन निकल गए, 2 क्लोरीन निकल गए तो 2 वैलेंसी कम हो गई, ठीक है। 2 क्लोरीन कम हो गए, ठीक है। तो 2 क्लोरीन जब कम हो गए तो एक ऑक्सीजन उसकी जगह पूरी करेगा, तो हमें 2 क्लोरीन जो कम हो गए थे वो पी डबल बॉन्ड बन गया 3, तो आपको कंबाइन कर लिखें तो POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, क्लियर है। देख लें जरा एक नज़र देख लें। हाँ खदीजा, आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ, रेड नहीं करता ज़्यादा, क्लियर है। ऐसे देखते तो क्लियर, बढ़ें आगे। चलिए अभी हम बात करते हैं तो जब हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उनमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटा। some basic terms, substrate molecule, substrate molecule। और देखिए अल्काइल हैलाइड इस पूरे चैप्टर में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते किसको है, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे कोई रिएजेंट अटैक करे और उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे कोई रिएजेंट अटैक करे या उससे रिएक्ट करे उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, इस मॉलिक्यूल को, इस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन, a substance which being attacked by a reagent and undergoes a change in its functional group। तो ऐसा सीन हो कि सब्सटेंस जो है उस पर कोई रिएजेंट अटैक करे या उससे रिएक्ट करे और उसके नतीजे में क्या हो, इस सब्सटेंस में फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, तो हम क्या कहेंगे, अल्काइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सिंपल सा एग्जांपल अगर करें हम, भाई हमारे पास था मिथाइल क्लोराइड, हमने इसको हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा, हमने इसको किससे रिएक्ट कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्रोडक्ट जो बन गई मिथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम क्लोराइड बन, ठीक है। ये बताएं सबस्ट्रेट कौन हुआ, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल क्लोराइड, सबस्ट्रेट कौन हुआ। और सीख जाओगे, थोड़ा वेट करो बेटा, थोड़ा वेट करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी होल्ड करो, उस चीज पे हम आए नहीं, ठीक है। ये आपका क्या चीज है, ये सबस्ट्रेट है। तो ये वो मॉलिक्यूल था, ये वो मॉलिक्यूल था जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आई है जब इसने इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए तो हम ये तो इन एसएन रिएक्शंस, अच्छा दूसरी बात, इन एसएन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस पूरे चैप्टर में अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है जिसमें क्या हो रहा है कि धमाके पे धमाके हो रहे हैं और जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की जो लिटरेरी मीनिंग है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फिलस मीन्स लविंग। अब न्यूक्लियर लविंग कौन होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज रहती है, तो ये इस पे नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपकेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे खुद पे क्या होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, डोनेट कर सके, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। अब इट में बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकता है
न्यूट्रल हो तो इसके पास अनशेयर्ड पेयर सॉरी लोन पेयर होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर हो, के साथ उसकी हेट्रोलाइसिस हुई हो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई हो और ये सब डिस्टेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकला हो तो इस पे एक अनशेयर्ड पेयर होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी ऐसा कोई भी सब डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में या न्यूट्रल है तो लोन पेयर की फॉर्म में उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसके लिए, डोनेट करने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल में अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं पर एक ही डोनेट करता है, साइनाइडाइन में एक अनशेयर्ड पेयर, हेलाइडाइन में अनशेयर्ड पेयर और अल्कोऑक्साइडाइन में अनशेयर्ड पेयर, अमाइडाइन में पेयर और ये आपका जो है सल्फर पे नेगेटिव चार्ज में भी। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। बात समझ आ गई बेटा, ये दोनों टर्म समझ आएगी। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्लियर। के बाद में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फिलस मींस लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होती है, तो इस पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर बॉन्ड बनाने के बाद भी उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, उसके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टिल इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकता है, इवन दो इट इज अ न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है पर उसकी ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है, ले सकें। तो ये या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल होंगे तो इनकी ऑक्टेट पूरी नहीं होगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो इनकी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई थी, दूसरा सब्सटेंस जो पेयर ले गया वो न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गए। अब ये पेयर वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो a substance which can accept pair of electrons is called an electrophile, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है कट पेज पे, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसके बाद क्या, इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, वहाँ पे क्या था कि वो न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज था या पॉजिटिव था, पर ये क्या होगा, या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है electrophiles are always positive charge electrophiles are always stronger than the neutral molecule। ये एक जनरल चीज है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है चार्ज फॉर्म है, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल वर्जन। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है चार्ज फॉर्म, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल वर्जन। ये सिंपल सी बात ध्यान में रख लें कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अपने न्यूट्रल कंपिटेंट से ज्यादा क्या होगा, यानी आप सिंपल सा एग्जांपल कोई भी ले चले, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो अपने न्यूट्रल से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेरिजन में OH को कंपीट कराते हैं किससे, वाटर से, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो OH ज्यादा तेजी से पेयर पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके बाद लिविंग ग्रुप क्या होता है, भाई लिविंग ग्रुप क्या होता है कि देखिए जब आप अल्काइल हैलाइड समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे आते हैं, तो हमारे पास ये चीज है अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे किससे रिलेट कराते हैं, तो फाइल है बेस अभी पता नहीं है तो आप इससे रिलेट कर। अब ये क्या करेगा, तो ये ठहरा आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड आपका क्या हो गया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या होने जा रहा है इसमें फंक्शनल ग्रुप, भाई कैसे चेंज आएगी, जब OH इसके साथ ऐड होगा, जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये वो रिएजेंट है जो अल्काइल हैलाइड पे अटैक करने वाले, जब ये अटैक पूरा कर लेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो हेलोजन आयन है निकल जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, लिविंग। हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप। आप लिविंग ग्रुप कह लें या लिविंग फाइल कह लें, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये पूरा जो पैकेज है ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, एक्सेप्ट व्हाट OH। OH के अलावा ये जो पूरा पैकेज है ये सबस्ट्रेट हो गया। तो इसमें
नई चीज़ क्या बनने वाली है कि भाई OH चिपक गया मिथाइल के साथ और इसके चिपकने से दुख में क्लोरीन दूर, तो क्लोराइड आयन आपका हो गया लिविंग ग्रुप, ये LGTV हो गई लिविंग ग्रुप, और ये आपका था अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और आपका ये जो अल्काइल हैलाइड है, जो हमने मिथाइल हैलाइड यूज किया, ये था सब्सट्रेट वाली। तो ये छोटी छोटी टर्म समझ आ रही है बेटा, आ रही हैं, छुटकू छुटकू टर्म समझ आ रही हैं। चलिए उसके बाद वापस आ, तो भाई लिविंग ग्रुप क्या, सबस्टेंस विच डिपार्ट्स विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ लिविंग ग्रुप और लिविंग न्यूक्लियोफाइल, और इसको न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं। इट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, पर इसकी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिफिकन होती है, कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाए। द रेट ऑफ एसएन रिएक्शन लार्जली अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है, जल्दी डिपार्ट करता है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। तो कुछ कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। चलो मैं इसको सेव करता हूँ। ये है कुछ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अपने फेडरल के बुक से लिया गया है। जो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है ये टोसाइलेट ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। टोसाइलेट ग्रुप क्या चीज़ है कि जो टोलिन है, और टोलिन सल्फोनेट ग्रुप लगा हुआ जो है एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। और उसके साथ साथ क्या, ये वाला, ये जो ग्रुप है अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी बेंजीन रिंग के साथ या किसी के भी साथ लगा, एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, जल्दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके खुद को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। वेरी गुड में आयोडाइड आयन आता है और वाटर आता है, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप में ब्रोमाइड, और फेयर में क्लोरीन, और पुअर जो है आपका क्लोराइड आयन आता है। वेरी पुअर में OH वगैरह। यानी अगर हम अल्काइल हैलाइड में रहते हुए बात करें तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडाइड आयन है। तो इसी वजह से अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये वाली, रबर रकल और रफ। क्या सिंबल मैं चेंज करूं, नीचे वाली ऊपर वाली सिंबल सही है, नीचे वाली सही है, क्या कहते हैं, ऊपर वाली सही है, क्योंकि गुड, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब भाई आयोडीन चिपका हुआ है, ठीक है, अब जितना जल्दी ये जाएगा तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच हो सकेगा, वही इसको भगा सकता है। जितना इजी ये भागेगा, ठीक है, तो जितना जल्दी ये निकलेगा, ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। तो आयोडाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, आयोडाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। हमजा अगर अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज होगी तो नाइट्रोजन गुड लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है, तो वो शेयर्ड पेयर लेके अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अमोनिया गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जब ये कंपाउंड के साथ लगा होगा, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी क्योंकि वो उसका फोर्थ बॉन्ड होगा। अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल है, जरा किसने कहा अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल होता है। हाँ, तो इसमें कोई आपत्ति, कोई शंका, कोई तिनका, कोई तिनका, कोई शंका, जल्दी बताएं। तो बढ़े आगे, पापा बढ़े, पापा बढ़े, ओके ओके भाई, इसको भी शेयर कर। तो भाई कह रहा है कि जो रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है, इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो जितना जल्दी, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है, दोनों में लिविंग ग्रुप पे जो है रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो जितना जल्दी पुराना ग्रुप लीव करेगा तो नया अटैच होगा ना, तो नए को अटैच होने में पुराना ग्रुप ही तो दिक्कत डालेगा। तो जितना इजिली वो ही जा सकता है उतना इजी और तेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद है भाई कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक सिंपल रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होती है। में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक स्टेप में होती है, उसको हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन और कंसर्टेड मैकेनिज्म, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सेविरल एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, यानी उसके जितने भी स्टेप होंगे
सिंपली हम कह लें कि मल्टा स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, एक्स से ज्यादा स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो हर स्टेप की एक सेपरेट ट्रांजिशन स्टेट होगी है। और हर स्टेप की जो डिटेल्ड स्टडी है भाई, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बन रहा है, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट जो है हर मैकेनिज्म में एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट डेवलप होती है, इसको समझने के लिए हम आते हैं इधर। भाई ये रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले आप इस रिएक्शन प्रोफाइल को समझने की कोशिश करें। भाई ये रिएक्टेंट है ए। अब रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको एक हिल क्रॉस करना होगा, हिल, फिर जाके बनेगी प्रोडक्ट। यानी इसकी जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, वो इस जगह पे है। इस रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी यानी मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो ये है। पर दिस इज द स्टेट विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, विच इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। स्टेज को आप ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो, आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। अब इस जगह जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी यहाँ से इंक्रीज होगी, एनर्जी नीचे से ऊपर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी इस पॉइंट पे है, ठीक है। रिएक्टेंट को ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, दिस पहाड़ इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। पहाड़ को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन। तो इस रिएक्टेंट को जब तक ये एडिशन में ये एनर्जी नहीं आएगी तब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है। अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टेबिलिटी। मुझे बताएं कौन सी स्टेज है जहां पे रिएक्टेंट की सबसे ज्यादा एनर्जी है, दैट इज द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन स्टेट एक हाईली एनर्जी स्टेट होती है, और जब और ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, और ट्रांजिशन स्टेट पे एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे बताएं कि इस ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्टेंट हाईली स्टेबल होगा या हाईली अनस्टेबल होगा? ट्रांजिशन स्टेट पे, अब ट्रांजिशन स्टेट पे जो सब्सटेंस है, अब ना वो रिएक्टेंट रहेगा ना प्रोडक्ट, ये थोड़ा समझ लें, ठीक है। कि ये इंटरमीडिएट स्टेज है, रिएक्टेंट भी नहीं है, ए भी नहीं है, और आपकी बी प्रोडक्ट भी नहीं है, ये एक बीच में एक सब्सटेंस है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे बांड टूटने और बनने का जो है सिस्टम स्टार्ट होता है, और विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये रिएक्शन अंजाम तक जाता है। अब दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से क्लोज है तो ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी सी प्रोडक्ट भी बन जाएगी, ठीक है। पर अगर इसकी एनर्जी क्लोज टू प्रोडक्ट है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक जनरल रूल होता है, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट है क्या भाई, कि द हाईएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर अलोंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये जो अकरेंस ऑफ रिएक्शन है, ये जो ग्राफ बनाया हमने, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बता रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है। द हाईएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर अलोंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ट्रांजिशन स्टेट ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, इट लाइज समवेयर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसकी एनर्जी वेरी हाई होती है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म, हर रिएक्शन मैकेनिज्म का जो स्टेप होगा, है, तो हर स्टेप की एक सेपरेट अलहदा बनेगी। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ईच स्टेप हैज इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट, हर स्टेप की एक अलहदा जो है बनेगी, ठीक है। अच्छा, कंसर्टेड रिएक्शन में अभी आपको बताया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप, ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कंसर्टेड रिएक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो अभी बेटा
और रिएक्शन इंटरमीडिएट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक मरवा आपको बता देता हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जनरेट होते हैं समवेयर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट भी नहीं होते, प्रोडक्ट भी नहीं होते, तो ये आपके फ्री रेडिकल्स हो गए या आपके केटाइंस एनाइंस वगैरह हो गए, तो जो ना रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट होते हैं पर बनते हैं। द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर द शॉर्ट लिविंग स्पीशीज produced from the reactants in multi-step reactions and consumed in the next step के हर रिएक्शन जो आपका मैकेनिज्म होगा उसका एक इंटरमीडिएट अलहदा होगा, ठीक है। एक स्टेप इंटरमीडिएट बनेगा, दूसरे में कंज्यूम हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट्स नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि इंटरमीडिएट्स बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वो कंज्यूम हो जाते हैं इन बिटवीन द स्टेप, जो है वो खत्म हो जाता है। दे आर हाईली अनस्टेबल, हैंड्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और दे नेवर एग्जिस्ट इन हाई कंसंट्रेशन। दे आर शो ओनली इन रिएक्शन इंटरमीडिएट बट एब्सेंट इन ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और दे नेवर एग्जिस्ट इन हाई कंसंट्रेशन, ये कभी भी आपको जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिलेगी, छुटकू अमाउंट में मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। बना किसी स्टेप में बना, फिर कंज्यूम हो गया, दूसरे अगले स्टेप में जो है कंज्यूम हो गया। कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं? अब भाई कार्बोकेटाइंस क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स का बना हो, पर उस ग्रुप ऑफ एटम्स में किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, इनको कार्बोकेटाइन कहेंगे। तो द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। दे मे बी कार्बोनियम आइन और कार्बोनियम आइन। पुरानी स्टोरी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी अगर उसको वो 3 बांड बना रहा है तो वो कार्बोनियम आइन उसका नाम था, और अगर वो 5 बांड बना रहा है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, उसका नाम जो था कार्बोनियम आइन था। पर ये सिस्टम अभी खत्म हो चुका है। अब हम दोनों को क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स, वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट, अदर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल। अब अगर सब्सटेंस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा? वो आपका होगा कार्बोकेटाइन। अब उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये चीज देख लेते हैं हम। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं? वन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, अदर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों को जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि भाई टर्शरी जो कार्बोनियम आइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? क्यों होगा? तो देखिए, मैं कोई भी हम कर लेते हैं, तो मेरे पास ये कार्बोनियम आइन है और ये H3। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये वाला जो कार्बन है, वो ये वाला जो हम कार्बोनियम आइन कह रहे हैं, ये sp2 है। बाकी ये जो तीनों कार्बन है ये sp3 है। ये आपको समझ आ रही बात कि ये जो कार्बन है sp2 है, बाकी ये जो 3 कार्बन है sp3 है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्डर होता है कार्बन का, तो sp की ज्यादा होती है किससे? sp2 से। sp2 की ज्यादा होती है किससे? sp। याद है? यस, याद है, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप्स आर वीक इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप जो है वीक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होते हैं। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम मिथाइल टू कार्बोनियम आइन, मिथाइल टू कार्बोनियम आइन। तो ये क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शिफ्ट करेंगे इस कार्बन की तरफ, और इसकी डिफिशिएंसी को थोड़ा कम करें। यानी ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इसको ये जो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। यानी
ये जो ग्रुप हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देंगे, इस कार्बन को, किसको देगा, इस कार्बन को, किसको देगा, इस कार्बन। तो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो मिलके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो कम हो जाए। अब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कोई भी फैक्टर जो उसकी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो उसको अनस्टेबल करेगा, और जो उसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये ग्रुप क्या करें, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करें या बढ़ा रहे हैं, ये ग्रुप तीनों जो अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या करें, इसकी पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, डिक्रीज करें। अगर डिक्रीज करें तो इसको ज्यादा स्टेबल बना, ठीक है। तो भाई टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप होंगे जो इसको स्टेबलाइज करें, सेकेंडरी में 2 होंगे, ठीक है, और प्राइमरी में 1 होगा, और मिथाइल में कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो फिर हाइपर कंजुगेशन की बात करें। अच्छा, अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि ये देखें, कार्बोनियम आयन क्या है, sp2 हेपेटाइट है, तो उसके पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल रहेगी pz। ये sp2 हेपेटाइज्ड कार्बन है जिसके पास, इसके पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल रहेगी। अब ये अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगी, जो नियर बाय कार्बन है उसके जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ इसकी वीक जो है क्या होगी, ओवरलैपिंग, वीक ओवरलैपिंग होगी। यानी अगर मैं इसको इधर ओपन करूं, क्या मैं किसी दूसरी स्क्रीन पे जाऊं, एक सेकेंड, तो अगर मैं इधर आता हूं, भाई ये कार्बोनियम आयन है जिसके पास एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल, के पास एक अनहेपेटाइज्ड pz ऑर्बिटल, फिर ये कार्बन लगा हुआ है इसके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसके साथ दूसरा कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसके साथ जो है कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए टोटल जो हाइड्रोजन मौजूद है वो कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसके साथ जो है वीक इंटरेक्शन, यानी तो को क्या कहते हैं, हाइपर हाइपर, और इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अभी तक डीलोकलाइजेशन पड़ी थी पर किसकी, पाई बॉन्ड। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके साथ वीकली ओवरलैप करेगा, वीकली ओवरलैप करेगा तो इसकी डिफिशियंसी में क्या आएगी, कमी आएगी या ये बढ़ेगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी या रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ जाएंगे, तो दोनों काम हो गए। तो अब 9 हाइड्रोजन मौजूद हैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, और ये ऑर्बिटल जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है, इसकी इससे ओवरलैप करने के लिए। तो 9 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, इसमें टर्शरी कार्बोनियम आयन में 9 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं जो इस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे। सेकेंडरी में कितने होंगे, 6 होंगे, सेकेंडरी में कितने होंगे, 6 होंगे, सेकेंडरी में कितने होंगे, 6 होंगे, और प्राइमरी में कितने होंगे, 3 होंगे, प्राइमरी में कितने होंगे, 3 होंगे। इस तरह से आप देखें कि ये हाइड्रोजन एटम जो हैं ये रेजोनेंस के थ्रू कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो अल्काइल ग्रुप को काउंट करेंगे, तो भाई टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इस वजह से जो है वो कार्बोनियम आयन को ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं। क्योंकि कार्बोनियम रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो यही जो है फिर ज्यादा जाके प्रोडक्ट बनाएगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा। फिर हमने देखा कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो पार्शियली ओवरलैप करेगा किससे, इसकी कार्बोनियम आयन की जो एक अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल रह गई है, एक बॉन्ड टूट गया तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, उसके साथ। अब 9 हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से, और ये आज के लिए काफी है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई।